मैं सुमेश सिंह फिर से आपके साथ जुड़ रहा हूं और वही आपका फेवरेट चैनल संकल्प एकेडमी प्लस। इसके पहले अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने किया है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इंक्लूडेड, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि 90% केसेस में जहाँ पर भी डबल डिस्प्लेसमेंट होता है वहाँ पर प्रेसिपिटेट का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। मीन्स ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट था उसके साथ ही अटैच था हमारा क्या, प्रेसिपिटेशन। तो अगर मैं स्टार्टिंग से आपको बात करूं तो अभी तक हम लोगों ने लेसन 1 का कंप्लीट कर लिया कम्बिनेशन, देन आफ्टर डिकम्पोजिशन, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, फोटो डिकम्पोजिशन एंड देन आफ्टर डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ये पूरी स्लॉट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज मैं आपके साथ जुड़ने वाला हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? तो चलिए समय को न किल करते अपने टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने उस टॉपिक का नाम, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते किसे हैं? तो कहता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें किसी बेस को किसी एसिड के थ्रू क्या किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए, या वैसे रिएक्शन जिसमें किसी एसिड को कोई बेस क्या करता हो, न्यूट्रलाइज करता हो। मीन्स दोज टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच न्यूट्रल स्पीसीज आर फॉर्म लाइक साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म, दैट्स टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें या तो एसिड को कोई बेस न्यूट्रलाइज करे या किसी बेस को एसिड न्यूट्रलाइज करे, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन के थ्रू द प्रोडक्ट्स आर क्या, salt and also the water, and these all reactions are known as the neutralization reaction. But this is the Hindi. How can we translate into English? So those chemical reaction in which acid is neutralized by the help of base or base is neutralized by the acid, and then after formation of salt and water, that type of reaction is called क्या, that type of reaction is called neutralization reaction. तो सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखा है, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच द आइदर एसिड इज न्यूट्रलाइज बाय द बेस, या तो एसिड को बेस न्यूट्रलाइज करे या फिर बेस इज न्यूट्रलाइज बाय द एसिड, या फिर बेस को कौन न्यूट्रलाइज करे, एसिड न्यूट्रलाइज करे, एंड देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, और जिसके थ्रू साल्ट और वाटर का क्या होता हो, प्रिपरेशन होता हो, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर? मीन्स हाउ कैन डिफाइन दैट, acid plus base then after salt and water, this is called neutralization. यही क्या कहलाता है, this is called neutralization reaction कहलाता है। Now what is the main theme is that how can tell that this is neutralization reaction? थीम क्या है, क्यों इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोले? बिकॉज देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल स्पीसीज विच इज कॉल्ड द साल्ट। क्योंकि यहाँ पे एक न्यूट्रल स्पीसीज बनता है जिसका नाम क्या होता है, साल्ट होता है। मीन्स आपका एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया बेस, एसिड के कैरेक्टर को बेस क्या कर रहा है, बेस क्या कर रहा है, उसे डिकम्पोज कर रहा है, और बेस के कैरेक्टर को एसिड क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। मींस एक दूसरे को दोनों डिकम्पोज कर रहे हैं, और डिकम्पोज करने का मतलब दोनों के कैरेक्टर को एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और जब किसी एक कैरेक्टर को कोई दूसरा कैरेक्टर कैंसिल करता है, दैट मीन्स वो क्या करता है, न्यूट्रल बनाता है। और इस रिएक्शन में कुछ ऐसा ही हो रहा है, सो दैट्स टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो दो थीम है, आप दो तरह से बता सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्यों ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। Why this type of reaction is called neutralization? Because the character of base is क्या, the character of base is decomposes by the help of acid, or the character of acid is decomposes by the help of base. So we can say that the neutral species is formed. That type of called is neutralization reaction. इसीलिए इसको neutralization reaction बोलते हैं। या another theme is that how can define that why this is called neutralization? Because a neutral species is formed which is called the salt and also the water. न्यूट्रल स्पीसीज का यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जो क्या होता है, साल्ट भी होता है, और न्यूट्रल स्पीसीज क्या होता है, वाटर होता है। सो दैट्स रिएक्शन इज कॉल्ड आल्सो द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Can you say that this reaction is also a type of exothermic reaction? Yes. क्या ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होता है, उसी का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। कहता है कि when the acid react with base, when acid react with base, these reaction are generally exothermic reaction. एसिड के साथ जब हम बेस का रिएक्शन कराते हैं तो वहां से हीट भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। सो वी कैन से दैट दीज रिएक्शन आर जनरली द हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होता है एसिड का बेस के साथ मिलाना और साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करना, चूंकि इससे हीट का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी इसे हम क्या कहते हैं, कहते हैं।
मतलब कि साथ में साल्ट और वाटर तो बनेगा ही, साल्ट और वाटर के साथ साथ हीट का भी क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। सो वी कैन से दैट द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज आल्सो ए टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो ये कहता है कि दीज आर ऑल नोन एज द हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। क्योंकि इस प्रोसेस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, और वैसे रिएक्शन जिसमें हीट निकलते हैं, हीट का रिमूवल होता है, हीट इवॉल्व होता है, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड, जिसमें हीट का इवोल्यूशन होता हो, ऐसे रिएक्शन का नाम क्या होता है, एक्सोथर्मिक। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? अब बात आती है, क्या कोई भी एसिड को कोई भी बेस में मिलाएंगे तो क्या हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा? कहता है नहीं, सारे रिएक्शन, सारे एसिड और सारा बेस का रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि सारे एसिड और सारे बेस एक तरह के नहीं हैं। आर्हेनियस ने बोला था कि सम एसिड्स आर बी कंप्लीटली आयोनाइज्ड व्हिच आर नोन एज द क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वैसे ही बेस भी है, वैसे बेसिस जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं वे स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। तो कहता है कि क्या सारा एसिड, सारा बेस का रिएक्शन जो होगा, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है, तो क्या सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होंगे? नहीं। जनरली कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। जिस स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कराते हैं, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन कराएं किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो प्रोडक्शन तो वही बनेगा, कौन, साल्ट प्लस वाटर बनेगा, और साथ में क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ लार्ज हीट, काफी ज्यादा हीट का क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। मींस यू कैन से दैट स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्शन मींस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन विच स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, दीज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होगा, हाईली एक्सोथर्मिक होगा, हाईली एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है, काफी ज्यादा हीट का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। लेकिन कहता है कि और भी तरह के रिएक्शन पॉसिबल हो सकते हैं। क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, कोई हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें और उसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएं, वीक बेस के साथ कराएं, तो क्या वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा? कहता है एक्सोथर्मिक तो होगा, हीट का इवोल्यूशन तो होगा, लेकिन हाईली एक्सोथर्मिक नहीं होगा। ये कैसा होगा, दैट प्रोड्यूसेस द लिटिल हीट, कम अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगा। सो लो अमाउंट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन को क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, कम से कम एक्सोथर्मिक प्रोडक्शन करेगा, कम से कम हीट प्रोड्यूस करेगा। तीसरे पे आते हैं, थोड़ा सा और कैरेक्टर चेंज करते हैं। अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वीक एसिड में, और जो हमारा वीक बेस था उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, वीक बेस को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, स्ट्रॉन्ग बेस में। तो अगर आप वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस करते हो तो भी क्या होगा, तो भी कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होगा, और जब कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं होगा तो लार्ज अमाउंट में हीट का प्रोडक्शन नहीं होगा, एंड दैट प्रोड्यूसेस द लिटिल अमाउंट ऑफ हीट। मींस आप ये कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के थ्रू जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा वहां पर माइनस डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। माइनस डेल्टा एच मींस आपको पता है कि जब भी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है तो उसके लिए इन चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू क्या होता है, तो चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू डेल्टा एच का वैल्यू कितना होता है, माइनस में होता है। मैंने आपको फर्स्ट ही रिएक्शन बताया था जहां पे मैंने बताया है आपको केमिकल रिएक्शन, हाउ कैन मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो एक बार जरूर देख लेंगे। लेकिन मैंने वहां बताया था कि जब भी आपका एक्सोथर्मिक होता है तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन अगर होगा जिसमें साल्ट और वाटर का प्रोडक्शन होगा, वहां पे डेल्टा एच का वैल्यू हाईली क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का रिएक्शन होगा तो भी यहाँ पे डेल्टा एच जो बनेगा वो निगेटिव होगा, लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ निगेटिव नहीं होगा, हाई वैल्यू ऑफ निगेटिव नहीं होगा। डेल्टा एच निगेटिव में होगा लेकिन वैल्यू क्या होगा, कम होगा। जैसे -10 -2, -10 का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, ठीक है ना, वो क्या है, ज्यादा वैल्यू है। तो जहां पर ज्यादा आपका हीट इन्वॉल्व हो रहा है, जहां पे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन होगा, वहां पे डेल्टा एच का वैल्यू निगेटिव में होगा और निगेटिव ज्यादा होगा। जैसे -2 -8, -8 में क्या होगा, ज्यादा होगा, वो ज्यादा निगेटिव होगा। तो -8 जो होगा वो कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला होगा। लेकिन -2 अगर किसी का हो रहा है तो वो कंडीशन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का नहीं है, वो किसका है, वो है स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है।
ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन तीनों में यहां पे डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन कोई पूछे कि इन विच केसेस द मैक्सिमम डेल्टा एच इज निगेटिव, तो मैक्सिमम डेल्टा एच निगेटिव इन केस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस अ स्ट्रॉन्ग बेस, लिटिल अमाउंट ऑफ डेल्टा एच निगेटिव या लेस अमाउंट ऑफ डेल्टा एच निगेटिव व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विथ वीक बेस या फिर वीक एसिड रिएक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। Clear? Means you can say that कि what about neutralization when acid react with base then form salt and water। ये क्लियर हो गया। सिंपल वर्ड में हम ऐसे बोलेंगे कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, साल्ट वाटर बनाएगा, दैट्स क्लियर हो गया न्यूट्रलाइजेशन। क्यों होगा? बिकॉज द न्यूट्रल स्पीसीज साल्ट एंड वाटर फॉर्म, सो दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। या ऐसे भी डिफाइन करेंगे कि व्हेन बेस इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ एसिड और एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द हेल्प ऑफ बेस, सो दैट्स रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। Now condition will be created. What about that condition? Condition first is that it is a type of exothermic process because large amount of heat is produced. But condition is 3: a strong acid, a strong base, then large amount of heat produced. But a strong acid, weak base, not be large amount of heat produced. Weak acid, a strong base, not be large amount of heat produced. A strong acid, a strong base, minus delta H is highest value या फिर माइनस डेल्टा H का निगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा। बट अगर दोनों में से किसी एक को वीक कर दिया जाए तो माइनस डेल्टा H का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कंडीशन ये हमारा फर्स्ट था कि एक्सोथर्मिक होने जा रहा है। दूसरा सेकंड कंडीशन इज दैट वी कैन यूजेस द डायरेक्टली मिक्सिंग ऑफ एसिड इनटू डायरेक्टली बेस। क्या हम न्यूट्रलाइजेशन कराने के लिए एसिड को क्या करेंगे, एसिड को हम लोग किसी आपके फ्लैश में लेंगे या फिर किसी हम ट्यूब में एसिड लेंगे, किसी दूसरे ट्यूब में बेस लेंगे और डायरेक्टली हम क्या एसिड और बेस को एक दूसरे में मिला देंगे? नहीं, नेवर। एसिड को बेस में रिएक्शन कराने के लिए दोनों को पहले क्या किया जाता है, मीडियम में लेके जाया जाता है, क्योंकि रिएक्शन किसी न किसी मीडियम में ही कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले एसिड को बेस में रिएक्शन कराने के लिए वी कैन चूजेस द मीडियम इन विच दे रिएक्ट। आपको पढ़ना है तो आपको आपका मीडियम सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस मीडियम में पढ़ोगे। क्या आप इंग्लिश मीडियम में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो या हिंदी मीडियम में कंफर्टेबल फील करते हो? इट्स योर चॉइस। वैसे ही एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, कौन से मीडियम में करेगा? क्या एक्वस सॉल्यूशन में वो अपना रिएक्शन करेगा या नॉन एक्वस सॉल्यूशन में करेगा? क्या पानी में डालेंगे तो रिएक्शन करेगा या कभी पानी से बाहर रखेंगे तो रिएक्शन करेगा? कहता है दैट्स इज द सिलेक्शन ऑफ मीडियम। अगला टॉपिक हमारा वही है, द मीडियम विच इज यूज्ड फॉर द रिएक्शन विच इज एसिड एंड बेस इज एक्वस सॉल्यूशन। जब आपको एसिड और बेस का रिएक्शन कराना है तो आपको उसके लिए उसका मीडियम चूज करना पड़ेगा एंड दैट्स मीडियम इज एक्वस सॉल्यूशन। मतलब कि आप एसिड को क्या करोगे, वाटर में डिसॉल्व करोगे, फिर बेस को किसी एक एसिड को टेस्ट ट्यूब में लोगे और टेस्ट ट्यूब में कैसे लोगे, तो पहले वाटर ले लोगे और फिर वाटर में एसिड को मिक्स करके उसका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करोगे, फिर दूसरे टेस्ट ट्यूब में वाटर लोगे, फिर उसमें बेस मिक्स करोगे और फिर जब दोनों को मिक्सअप कर लोगे तो दोनों को मिलाओगे, दैट्स इज द मीडियम। मीन्स HC means acid in aqueous medium and base in aqueous medium means reaction proceeded in case of aqueous medium. So the medium which is used for that neutralization reaction is aqueous medium. तो क्या हम ड्राई नहीं ले सकते हैं? क्या हम ड्राई एसिड और ड्राई बेस नहीं ले सकते हैं? ड्राई एसिड ड्राई बेस मतलब क्या हम सूखा हुआ एसिड नहीं ले सकते हैं और सूखा हुआ बेस नहीं ले सकते हैं? क्या हम एसिड का कोई एसिड का गैसियस फॉर्म नहीं यूज कर सकते हैं, बेस का गैसियस फॉर्म यूज नहीं कर सकते? कभी नहीं। एसिड कभी भी बेस के साथ गैसियस स्टेट में रिएक्शन नहीं करता है। कहता है क्यों? क्योंकि एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करने में मीडियम चाहिए, तभी तो वो क्या करेगा, आयोनाइज करेगा। जब वो गैसियस मीडियम में होगा तो उसके मोलिक्यूल्स क्या होंगे, फ्रीली मूव करेंगे और वे इजीली आयोनाइज नहीं करेंगे। मींस यू कैन से दैट इन केस ऑफ ए ड्राई HCl, ड्राई बेस, ड्राई एसिड, ड्राई बेस नेवर वी डू द रिएक्शन। यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि रिएक्शन करने के लिए एक्वस मीडियम चाहिए। आप ड्राई एसिड का ड्राई बेस के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो। बोलता है क्यों नहीं कर सकते, इसको क्लियर करना जरूरी है। इसलिए नहीं कर सकते हो कि इन केस ऑफ ए ड्राई फॉर्म ऑफ एसिड एंड द ड्राई फॉर्म ऑफ बेस ऑल मोलिक्यूल्स आर फ्रीली मूविंग। सारे मोलिक्यूल्स क्या है, फ्रीली मूव कर रहे हैं। अब जब सारे मोलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं तो उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वहां पे कोई ना कोई क्या चाहिए, कोई ना कोई मीडियम जरूर चाहिए जो उसके बॉन्ड को क्या करे, ब्रेक करे।
जब तक कि आप उसके मोलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक नहीं बनाओगे तब तक वो क्या करेगा, टूटेगा नहीं। और उसके मोलिक्यूल्स के बीच के अट्रैक्शन को तोड़ने का एक ही तरीका है कि या तो आप उसको क्या करो, या तो उसको लिक्विड स्टेट में लेकर के जाओ, या फिर उसको क्या करो, उसके एक्वस मीडियम में उसमें पानी डालो। पानी जब डालोगे तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और वीक होने के बाद दे विल बी आयोनाइज। मींस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करने के लिए आयंस चाहिए, बिना आयंस के कभी भी न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगा। और इन केस ऑफ ड्राई फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ गैसियस फॉर्म, दे विल बी फॉर्म इन, दे आर बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्या, नॉट बी प्रेजेंट इन केस ऑफ एक्वस, नॉट बी प्रेजेंट इन द केस ऑफ आयंस। जब वो अपने ड्राई स्टेट में होंगे तो वे आयंस के स्टेट में नहीं होंगे, वो फ्रीली मूव करेंगे, और जब वो फ्रीली मूव करेंगे तो उनके पास आयंस होगा नहीं, और जब तक आयंस नहीं होगा तब तक कभी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोसीड नहीं हो सकता है। बिना आयंस के कभी भी आपका साल्ट और वाटर्स नहीं बन सकता है। सो वी कैन से दैट इन ड्राई स्टेट देयर इज नेवर बी फॉर्मेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ रिएक्शन। क्लियर? आई होप अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक, तो पहला हमारा क्लियर हुआ कि अगर आपको रिएक्शन कराना है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए, देन यू हैव रिक्वायर्ड द मीडियम, एंड दैट्स मीडियम इज एक्वस मीडियम। इन ड्राई स्टेट देयर इज द नेवर बी प्रेजेंस ऑफ आयन, सो नॉट बी फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर, मींस देयर इज द नो रिएक्शन। क्लियर? नाउ थर्ड पॉइंट इज दैट नोट इज सेकंड। नोट सेकंड इज दैट, नोट फर्स्ट हम लोगों ने क्लियर किया, नाउ नोट सेकंड इज दैट वी नेवर बी यूज द प्योर लिक्विड। ध्यान देंगे, एक तो आप ड्राई यूज नहीं कर सकते हो एसिड का, और ना ड्राई बेस यूज कर सकते हो। दूसरा, वी नेवर बी यूज द प्योर लिक्विड एसिड रिएक्शन विद द प्योर लिक्विड बेस। आप प्योर लिक्विड का रिएक्शन प्योर बेस के साथ भी नहीं करा सकते हो। यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग बोल देते हैं हम लोग ऐसे ना एसिड बेस रिएक्शन साल्ट एंड वाटर, बट कंडीशन जानो कि एक्वस मीडियम में ही साल्ट और वाटर बनेगा, ना तो ड्राई स्टेट में बनेगा। क्यों नहीं ड्राई स्टेट में बनेगा? तो इसलिए कभी मैंने बताया कि देयर इज द नेवर बी फॉर्मेशन ऑफ एनी टाइप्स ऑफ आयन। ड्राई स्टेट्स में गैसियस स्टेट में होंगे, और गैसियस स्टेट में आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, आयंस नहीं होंगे, इसलिए वो ऐसा होगा। अब आते हैं कि क्या लिक्विड स्टेट में क्या है। तो लिक्विड स्टेट में कहता है कि लिक्विड स्टेट प्योर एसिड नेवर बी रिएक्ट विद प्योर बेस। कहता है क्यों? वो रिएक्शन करने के लिए तो करेगा, लेकिन देयर इज द मेनी क्रिटिकल कंडीशन इज दैट हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब आप प्योर एसिड को प्योर बेस में मिलाओगे, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहां पे क्या होगा? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा? प्रोड्यूस होगा, जो कि जिसके थ्रू क्या हो सकता है? एक्सप्लोजन हो सकता है। उसके थ्रू क्या हो सकता है? बर्निंग प्रोड्यूस हो सकती है, कोरोजन हो सकता है। जैसे आपने प्योर एसिड को अगर प्योर बेस में मिला दिया, तो आपको ऐसे ही पता है कि जो आपके एसिड्स होते हैं वो एसिड प्योर बेस के साथ मिलने के बाद हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। अभी आपने पढ़ा था ना यहाँ पर कि एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद एसिड और बेस क्या करते हैं? साल्ट और वाटर, और साथ में क्या करते हैं? हीट को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद हीट प्रोड्यूस होता है, उसकी अमाउंट कम होती है। लेकिन अगर आप प्योरेस्ट फॉर्म में अगर यूज कर रहे हैं, तो जब प्योरेस्ट फॉर्म में आप एसिड और बेस को डाल देंगे, वहां पे इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, दैट्स प्रोड्यूसेस द एक्सप्लोजन, जो कि क्या कर सकता है? एक्सप्लोजन प्रोड्यूस कर सकता है, बर्निंग प्रोड्यूस कर सकता है। जो करेगा उसका हाथ वगैरह जलेगा, फ्लैश टूट जाएगा, ठीक है ना? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस करता है। सो इन टू कंडीशन वी नेवर बी यूज द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। एक ड्राई स्टेट में यूज नहीं करेंगे, दूसरा हम लोग कब यूज नहीं करेंगे? तो दूसरा हम लोग तब यूज नहीं करेंगे जब आप एसिड का प्योरेस्ट फॉर्म यूज कीजिए और बेस का क्या कीजिए? प्योरेस्ट फॉर्म यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब आप बोलोगे सर ये आप कौन सी एसिड की बात कर रहे हैं? क्योंकि आप देखते भी हो कि नींबू को आप किसी के साथ मिलाओ, कोई तरह का चेंजिंग नहीं होता है। तो मैं जनरली आप उस एसिड की बात कर रहा हूं विच आर बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सारे एसिड की बात कर रहा हूं। जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को अगर प्योरेस्ट फॉर्म में अगर मिलाओगे, दैट्स प्रोड्यूसेस द हाईली अमाउंट ऑफ क्या? दैट्स प्रोड्यूसेस द हाईली अमाउंट ऑफ हीट विच आर बी एक्सप्लोसिव रिएक्शन, जो कि क्या करेगा? एक्सप्लोसिव रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। इसलिए हम जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले को हम लोग यूज प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं करते हैं। सिर्फ एक कंडीशन में करेंगे, कब? जब हम उसे क्या कर लेंगे? एक्वस मीडियम में ले लेंगे, तब उसका हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। नाउ नोट नंबर 3 पे आते हैं।
थर्ड नोट क्या कहता है? थर्ड नोट ये कहता है कि एक चीज अब पता चल गया कि हम मीडियम यूज करेंगे रिएक्शन कराने के लिए तो क्या होगा? वाटर होगा। लेकिन अब बात आती है कि जब आप एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो आप एसिड को वाटर में मिलाओगे या वाटर को क्या करोगे? एसिड में मिलाओगे, क्योंकि आपको तो मीडियम लेकर के तभी रिएक्शन कराना पड़ेगा। अभी मैंने बोला कि एसिड को क्या करोगे? तो एसिड को और बेस का वाटर सॉल्यूशन मिक्स करके तब आप उसे क्या करोगे? मिक्स करोगे। तो आपको ये जानना पड़ेगा ना कि एसिड में वाटर को मिक्स करेंगे या वाटर में एसिड को मिक्स करेंगे। तो कहता है कि वी कैन मिक्स द एसिड इन वाटर। एसिड को किस में डालेंगे? वाटर में डालेंगे। बेस को किस में डालेंगे? वाटर में डालेंगे। ना कि वाटर को किस में डाल देंगे? एसिड में डाल देंगे, या वाटर को किस में डाल देंगे? बेस में डाल देंगे। क्यों? कहते हैं कि अगर आपको एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है एसिड का या बेस का एक्वा सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है या डाइल्यूशन करना है, तो इसके लिए पहले आप क्या करो? टेस्ट ट्यूब में वाटर ले लो पूरा, और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप करके एसिड को क्या करो? मिक्स करो। वहां से जो हीट प्रोड्यूस होगा, वहां से जो आपका एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन प्रोसीड करेगा, वो एक्सोथर्मिक वहां से हीट का प्रोडक्शन क्या होगा? कम होगा, और कम होने से फ्लैश टूटने या फिर एक्सप्लोजन होने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। लेकिन अगर आपने एसिड में वाटर का रिएक्शन करा दिया, एसिड में वाटर डाल दिया, बेस में स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग बेस में वाटर डाल दिया, देन दैट प्रोड्यूसेस द हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लोसिव रिएक्शन व्हिच प्रोड्यूस द बर्निंग एंड कोरोजन। इसलिए मैंने कैपिटल लेटर में यहां पे लिख दिया है नॉट बी वाटर इन एसिड और बेस। वाटर को कभी भी एसिड में नहीं डालना है, एसिड या बेस को वाटर में डालना है। व्हाई? ड्यू टू हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि यहां पे क्या होने वाला है? काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने वाला है, इसलिए हम ऐसा करने वाले हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, अगले टॉपिक पे आते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स इक्वेशन को करते हैं जो कि क्या होते हैं? न्यूट्रलाइजेशन के क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं। जिसमें पहला हमारा एग्जाम्पल है HCl एक्वस, मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने क्या कर लिया? एक्वस बना लिया, वाटर का सॉल्यूशन ले लिया। फिर हमने दूसरा क्या लिया? NaOH। NaOH क्या है? ये टाइप ऑफ बेस है जिसका नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ NaCl विच इज ए टाइप ऑफ साल्ट, जो कि क्या होगा? एक साल्ट होगा, एंड ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये तो आपको पता है। हाउ कैन फॉर्म द साल्ट एंड वाटर? तो HCl वाटर में जाने के बाद क्या करेगा? आयोनाइज करेगा इन द फॉर्म ऑफ H+ एंड ऑल्सो द Cl-। NaOH वाटर में जाने के बाद आयोनाइज करेगा इन द फॉर्म ऑफ Na+ एंड ऑल्सो द OH-। अब देखो, जो प्लस चार्ज वाला है वो किसको अट्रैक्ट करेगा? माइनस वाले को। सो दैट इज द Na+ अट्रैक्ट विद Cl, सो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ NaCl, एंड H+ अट्रैक्ट द OH-, सो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ H2O. So that is the first chemical equation in which acid react with base, then form salt and also the water, and this is the HCl which is a type of a strong acid. NaOH that is called the a strong base. Now a strong acid, a strong base that produces the minus delta H, क्या होगा? हाई होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा केमिकल इक्वेशन प्रोसीड कराता हूं। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं। द सेकंड इज दैट H2SO4 एक्वस एंड देन आफ्टर KOH एक्वस। H2SO4 में अगर हम KOH डालेंगे, ठीक है, तो क्या ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा या नहीं होगा? चलिए, तो सबसे पहले H2SO4 को आप आयोनाइज करो। तो H2SO4 को जब आयोनाइज करोगे, देन फॉर्मेशन ऑफ 2H+। व्हाट अबाउट द फॉर्मेशन? 2H+। H2SO4 कितना प्लस देगा? 2H+, एंड जितना प्लस होगा उतना क्या होगा? माइनस होगा। मींस SO4 हाउ मेनी माइनस? 2 माइनस। नाउ KOH को आयोनाइज करो इन द फॉर्म ऑफ K+ एंड ऑल्सो दैट OH-। अब आपको पता है प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा? माइनस को। प्लस किसको अट्रैक्ट करेगा? माइनस को। नाउ K+ एंड SO4 2 माइनस, दोनों के ऊपर चार्ज क्या है? इक्वल नहीं है। SO4 पे कितना माइनस है? 2 माइनस है, K पे 1+ है। तो आपको पता है कि जब दोनों के ऊपर चार्ज इक्वल नहीं होता है तो क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे देखो K+ है और SO4 कितना है? 2 माइनस है, इक्वल चार्ज नहीं है, क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ K2SO4 हो जाएगा। मीन्स जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, दैट्स प्रोडक्ट इज K2SO4 एक्वस प्लस, यहां से देखो
H plus and also that OH minus, that formation of H2O क्या होगा, लिक्विड। अब इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। हाउ कैन बी बैलेंस दैट, तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहां से देखो हाइड्रोजन कितना है, दैट हाइड्रोजन इज 2 एंड ऑल्सो 1, कितना हो गया 3, बट यहां पे हाइड्रोजन कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। क्या ये कभी 3 हो सकता है हाइड्रोजन, कभी भी नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है, एडिशन तो करना नहीं है, डिवाइड तो करना नहीं है, इसमें सब्सट्रैक्ट तो करना नहीं है, एक ही चीज करना है, क्या, मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या हो सकता है, ये हाइड्रोजन कितना हो सकता है, 2 2 4 हो सकता है। तो हाइड्रोजन को हमने कितना कर दिया, 2 2 कितना कर दिया, 4 कर दिया। तो यहां से भी हमें कितना करना पड़ेगा, तो यहां पे ऑलरेडी 2 है, ये 1 है, क्यों ना हम इसे कितना कर दें, 2 कर दें। तो यहां से कितना हो गया, 2 हो गया, 2H हो गया, मतलब 2 और 2 हाइड्रोजन इधर, इसके पास 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, कितना हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज द सल्फर। हाउ मेनी सल्फर, 1, हियर इज सल्फर इज 1, ऑक्सीजन इज 4 और 2 कितना हो गया, 6। नाउ 4 और ये कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, 6, ऑक्सीजन बैलेंस। नाउ पोटेशियम इज 2, हियर पोटेशियम इज ऑल्सो द 2, बैलेंस हो गया, ठीक है। नाउ K2SO4 इज फॉर्म बाय द, K2SO4 कैसे बना, तो H2SO4 क्या है, H2SO4 is a type of acid, KOH is a type of base, means acid and base reacted, that K2SO4 is a type of salt which is called potassium sulfate, ये हमारा साल्ट बन गया, एंड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अब जब साल्ट और वाटर बनता है, सो दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन, इसलिए क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, यहां पे आयोनाइज करो, हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ, कितना H2SO4 है, तो कितना होगा 2H प्लस एंड ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ SO4 2-, ठीक है। फिर इसको आयोनाइज करो, CaOH को आयोनाइज करो, नाउ Ca 2 प्लस एंड ऑल्सो द OH माइनस। अब हाउ मेनी OH, तो 2, सो दैट इज कॉल्ड द 2OH माइनस। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको आयोनाइजेशन जान लेना है कि आयोनाइजेशन कैसे हो रहा है, कैसे है, काफी इजी है। आपको इस दोनों में से किसी का एक का क्या होना चाहिए, वैलेंसी याद होना चाहिए। जैसे SO4 का याद है, तो SO4 क्या होगा 2-, तो अगर SO4 पे 2- हुआ है तो क्या होगा, बगल वाला जो एलिमेंट्स है उस पे हमें 2 प्लस लेकर के आना होगा। तो एक H पे कितना प्लस होता है, 1 प्लस होता है, सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 2H प्लस, तो 2H प्लस, तो SO4 पे कितना होगा, 2- होगा। फिर यहां से देखो OH कितना मिलेगा, यहां से एक OH पे 1-, तो कितना OH निकलेगा 2, सो दैट इज कॉल्ड 2H माइनस। तो जब इस पे 2H माइनस हो गया तो Ca पे कितना होगा, दैट इज Ca2 प्लस। अब आपका इजी हो गया, पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लेकर के जाओ, नाउ Ca2 प्लस 2-, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ CaSO4 हो गया। ये हो गया CaSO4, किसमें बन रहा है, पानी में, सो दैट इज कॉल्ड एक्वस, वाटर में हो गया। अब क्या बचा, H प्लस एंड ऑल्सो द OH माइनस, तो H प्लस को OH माइनस के पास लेकर के जाओ, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ H2O, कहां बनेगा, वाटर में, लिक्विड। अब क्या कर दो, एलिमेंट्स को बैलेंस कर दो। नाउ हाइड्रोजन इज 2, हियर हाइड्रोजन इज 2, सल्फर इज 1, ऑक्सीजन इज 4 और 2 6, नाउ 4 और 1 5, क्या करोगे, मल्टीप्लाई विथ 2, 6 हो गया। हाइड्रोजन को मिला लो, क्योंकि लास्ट वही एक बचा हुआ है। कैल्शियम को भी देख लो, कैल्शियम 1 हो गया। ऑक्सीजन कितना है, तो 2 और 4 6, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 एंड 4 6 हो गया। हाइड्रोजन इज दैट 2 एंड 2 2 4, 2 और 2 कितना हो गया, 4। ऑलरेडी ये क्या हो गया, आपके बैलेंस करने से ये पूरा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नाउ CaSO4, that is called the salt and that is called the water. This is a type of neutralization. ये भी क्या हो गया, neutralization reaction हो गया, clear? Then after that NH4OH, ionize that NH4 plus and also that OH minus. Now HCl को ionize करो in the form of H plus and also the Cl minus. अब क्या करोगे, जैसे करते हो, प्लस को माइनस के पास लेकर के जाओ, तो यहां से 1 प्लस है, 1 माइनस कैंसिल, NH4Cl एक्वस,
नाउ H प्लस अटैक विथ OH माइनस, सो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ H2O, क्या हो जाएगा, लिक्विड है। क्लियर। नाउ अब एलिमेंट को बैलेंस कर लो। नाउ नाइट्रोजन इज 1, नाइट्रोजन इज 1, ऑक्सीजन इज 4 और 1 5, 4 और 2 6, 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है ना। हाइड्रोजन 5 नहीं हो रहा है, फिर से काउंट करो, 4 और 1 5 एंड 1 कितना हो गया, 6 हो गया। इधर मल्टीप्लाई, इधर देखो यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे कितना है 2, तो 4 और 2 6 इधर भी हो गया, 4 और 2 6 इधर भी हो गया, दोनों तरफ क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन भी इक्वल है। अब हाइड्रोजन के बाद नंबर आती है किसकी, तो हाइड्रोजन के बाद आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, देन आफ्टर Cl, Cl इज 1, Cl इज 1, बैलेंस। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको आयन में आयोनाइज कर लेना है और फिर आपको प्लस और माइनस को मिला करके आप अपने मन से भी क्या कर सकते हो, इजी वे में आप क्या कर सकते हो, साल्ट और वाटर का क्या कर सकते हो, फॉर्मेशन कर सकते हो। ऐसे आप कंप्लीट प्रोडक्ट को क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। क्योंकि एग्जाम में आपसे क्या किए जाएंगे, रिएक्टेंट दे दिए जाएंगे एंड पूछा जाएगा व्हाट अबाउट देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेगा। उस कंडीशन में फिर अगर आपको नहीं आएगा तो आप क्या कर जाओगे, छोड़ दोगे क्वेश्चन को। तो इसके लिए इजी वे में आपको बता रहा हूं, दैट्स यू विल बी आयोनाइज, आपको आयोनाइजेशन आना पड़ेगा। चलो, CH3COH, व्हाट अबाउट दैट नेम, CH3COH विच इज कॉल्ड एसिटिक एसिड, CH3OH दैट इज कॉल्ड द एसिटिक एसिड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम एसिटम, अचार वगैरह से जो विनेगार्स होते हैं वहां से क्या निकलता है, एसिटिक एसिड निकलता है। इसी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, जो एक क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, एंड दैट इज द सेकेंड कार्बन कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है, ये सबसे छोटा ऑर्गेनिक एसिड फॉर्मिक एसिड है, और फॉर्मिक एसिड से थोड़ा बड़ा जो ऑर्गेनिक एसिड होता है दैट इज कॉल्ड द एसिटिक एसिड, मींस सेकंड बिगर ऑर्गेनिक एसिड इज दैट एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड में कैसे हम लोग डिकम्पोज करेंगे, तो आप याद रखना किसी भी ऑर्गेनिक एसिड में O और H का बॉन्ड टूटता है। ऐसा नहीं कि इसमें जितना हाइड्रोजन होगा सबको हम रिमूव कर देंगे, नहीं, वी कैन ओनली आयोनाइज इन केस ऑफ ऑर्गेनिक एसिड OH बॉन्ड, O और H के बॉन्ड को तोड़ेंगे, जितना OH बॉन्ड होगा उतना ही टूटेगा। इसमें कितना OH बॉन्ड दिख रहा है, तो एक H और O के बीच बॉन्ड दिख रहा है, सो दैट्स विल बी आयोनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ CH3COO माइनस एंड इन द फॉर्म ऑफ H+। नाउ NaOH कैसे टूटेगा, N+ एंड ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस। नाउ माइनस अटैक विथ प्लस एंड प्लस अटैक विथ माइनस। अब मैच करो। नाउ द फॉर्मेशन इज CH3COO एंड Na। यहां देखो CH3COO Na कहां बनेगा, वाटर में, सो दैट इज कॉल्ड एक्वस, एंड H+ एंड OH माइनस फॉर्मेशन ऑफ H2O एक्वस, या फिर एक्वस भी लिख सकते हो, या सबसे अच्छा होगा आप इसको यहां पे क्या लिखो, लिक्विड लिख दो। नाउ व्हाट अबाउट द नेम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कई बार एग्जाम पूछा है, व्हाट अबाउट द नेम ऑफ CH3COO Na, द नेम इज दैट Na विच इज कॉल्ड सोडियम, एंड CH3COO कहां से आया है, एसिटिक एसिड से आया है, सो दैट इज कॉल्ड एसीटेट, सो देयर नेम इज सोडियम एसीटेट, देयर नेम इज सोडियम एसीटेट। कहां से मैंने लिख दिया सोडियम एसीटेट, Na दैट इज कॉल्ड सोडियम, एंड CH3COO Na comes from acetic acid, so that is called acetate, which is sodium acetate and water, and sodium acetate is a type of salt, this is called water. So salt and water reaction with acid, and NaOH is a type of base, so that is also a type of neutralization reaction. ये भी क्या होगा, हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। Now HCOH that is called formic acid, formic acid which is also known as methanoic acid, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, मिथेनोइक एसिड भी इसे हम बोलते हैं। एंड फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम द रेड एंट विच इज कॉल्ड फॉर्मिका, लाल चिट्टी से ये निकलता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, विच इज फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। नाउ आयोनाइजेशन करो, फिर यहां पे कौन सा बॉन्ड टूटेगा, O और H का बॉन्ड टूटेगा। नाउ द कंपाउंड इज फॉर्म आफ्टर द आयोनाइजेशन, आयंस जो बनेंगे वो क्या होंगे, H
जो आयंस बनेंगे वो क्या होंगे, HCOO माइनस, और KOH जब टूटेगा तो K प्लस एंड ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस। अब माइनस वाले को प्लस वाले के पास लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा HCOO, क्या हो जाएगा, K प्लस H2। अब एलिमेंट को देख लो क्या इक्वल हो रहा है, हाइड्रोजन काउंट कर लो, 1 और 1 2 और 1 3, नाउ 2 और 1 3 हाइड्रोजन बैलेंस है। कार्बन को मैच कर लो, 1 कार्बन 1 है, ऑक्सीजन को मैच करो 2 एंड 1 3, 2 और 1 3 बैलेंस है, पोटेशियम 1 पोटेशियम 1, ऊपर वाले में भी अपना देख लेना, आई होप क्या होगा, इक्वेशन बैलेंस होगा। नाउ HCOOK, K is that potassium and HCO comes from formic acid, so that is called formate. Their name is potassium formate. Their name is potassium formate, ठीक है, या फिर their name is potassium methanoate, चूंकि मिथेनोइक एसिड से बना है, सो देयर नेम इज मिथेनोएट। तो या तो आप पोटेशियम फॉर्मेट बोल सकते हो या फिर पोटेशियम मिथेनोएट बोल सकते हो। तो दैट इज द कंप्लीट वीडियो फॉर योर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम लोगों ने आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आपका मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ जोड़ने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर 10th एग्जाम। आपके कुछ सिलेबस क्लास 10th से डिडक्ट किए गए हैं अकॉर्डिंग टू न्यू जो आपका गाइडलाइन आया है, उसके अकॉर्डिंग क्लास 10th के जो भी आपके सिलेबस डिडक्ट किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग अपने सिलेबस को, उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सभी को मिक्स करते हुए मैं आपको पूरी केमिस्ट्री आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपके एग्जाम से पहले मैं आपकी केमिस्ट्री को नहीं कंप्लीट करूंगा। आपकी पूरी केमिस्ट्री जैसे कंटिन्यू हो रही है वो सिलेबस को ध्यान में ही रखते हुए हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम आपको थॉट्स मिले, मैक्सिमम आपको जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरा मैक्सिमम मिलते रहे। इसलिए मैं जैसे आपको कंटिन्यू केमिस्ट्री कर रहा हूं वैसे पूरे डीप तक आपको मैं कंटिन्यू करते रहूंगा, ठीक है। और आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रहें। मुझे पूरी सिलेबस आपकी ऑलरेडी पता हो गई है, मैं उस चीज़ों पर जो आपके सिलेबस का है उस पर मैं ज़्यादा फोकस करते हुए लेकर के चलूंगा। लेकिन केमिस्ट्री को हम लोग जैसे डीप तक नीट या जो आपका फाउंडेशन नीट बैचेज हैं या फाउंडेशन जेई बैचेज चल रहे हैं क्लास 10th के लिए, उसको मैं ध्यान में रखते हुए आपको मैं किसी भी टॉपिक को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो आप मेरे लेक्चर के साथ हमेशा जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।